दोस्तों आज हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर और TTML को साथ में डिस्कस करने वाले। GTL इंफ्रा से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरह से GTL इंफ्रा को फिर से एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे हमने देखा है कि क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक था, उसके बाद में स्टॉक की प्राइस भी नीचे आई, लेकिन आज काफ़ी बड़ी खरीदारी भी और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस खबर के बाद में क्या फिर से यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम TTML की बात करें, स्टॉक 100 से नीचे उतर गया, यानी 2 डिजिट में आ गया है। तो क्या आने वाले समय में और भी बड़ी गिरावट होने वाली है। यहाँ पे TTML ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आपको पता होगा इसका पुराना जो बिजनेस था वो टेलीकॉम सेक्टर का था, लेकिन उसको अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कंपनी क्लाउड बेस्ड फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इस बिजनेस में ये एक तरह से लीडर है। उसके बावजूद भी प्राइस नीचे आ रही है, तो क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए या फिर इस समय स्टॉक से निकल जाना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम GTL इंफ्रा की बात करें तो लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 1.30 के आसपास है और आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अपडाउन देखने को मिल रहा है और 4% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक वापस नीचे भी जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 30 नवंबर को 2021 को ये 1.60 के आसपास था, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो फिलहाल इसमें हमें लगभग 4% की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक 1.20 के आसपास था 25 मई को। तो आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इसमें यहाँ पे अप डाउन जारी रहती है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते फिर स्टॉक नीचे आता है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया लेने वाले इसमें बहुत कम है। यहाँ पे अगर पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो आपको करीब 3% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि 1.30 के आसपास स्टॉक था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग आपको वही का वही दिखाई देगा। अगर हम 5 दिन की बात की भी करें तो 3% की गिरावट है, वहाँ पे 1.30 के आसपास की प्राइस थी 21 नवंबर को। तो स्टॉक लगभग एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब एक इसको ट्रिगर मिल सकता है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज सुबह सुबह ही 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और लगातार अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है GTL इंफ्रा को। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरा बैंक ने NCLT के तहत कार्रवाई करने के लिए दरखास्त की थी NCLT को, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उस दरखास्त को खारिज कर दिया, यानी जो उन्होंने PLA लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी जो कैनरा बैंक चाहता था कि इसके ऊपर बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई हो, लेकिन NCLT ऐसा नहीं मानती है। और इसके पीछे वजह यह है कि NCLT का कहना है कि फिलहाल जो कंपनी का बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी पे है और ऐसे में NCLT में कार्रवाई करने की कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए और फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी नहीं है कि उसको फिलहाल किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ सकती है। यानी फिलहाल कंपनी अपने मैनेजमेंट के दम पे आगे कारोबार को लेके जा सकती है और इसीलिए आप देखें तो इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। तो एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली है यहाँ पे आपको GTL इंफ्रा को, यानी GTL इंफ्रा के ऊपर भरोसा है फिलहाल NCLT को कि ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। तो कुल मिला के बहुत बड़ी संजीवनी मिली है यहाँ पे NCLT के तहत। यहाँ पे जिस तरह से एक फेवर किया गया है GTL इंफ्रा का, GTL इंफ्रा के कारोबार को देख के कहा गया है कि इस फिलहाल अभी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ इसका पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा। और जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा था और लगातार कहा जाता कि इस कंपनी को पूरी तरह से बैंक करप्सी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अब कैनरा बैंक की पिटीशन को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो बड़ी खबर एक जो है वो एक तरह से पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप देखें तो कंपनी का बिजनेस तो लगातार काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसका बेनिफिट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। निवेश इसमें करना हो तो बहुत ही लिमिटेड करें और वो भी शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में फिलहाल न सोचें, क्योंकि जब तक एक बार स्टॉक 2 रुपीज़ के ऊपर न चला जाए तब तक इसमें तेजी की कुछ भी संभावना बनने बहुत ज़्यादा मुश्किल है और स्टॉक फिर से नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 2333 रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 में गिर के 1462 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू गिरा है, लेकिन अगर आपको 2021 के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो आपको रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक तरह से अच्छी बात है इसके लिए। इसके अलावा कंपनी लगातार लॉस में, जहाँ पे 2018 में 1892 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, फिलहाल 2022 में ये 1474 रुपीज़ के आसपास लॉस है। तो लॉस में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन ओवरऑल कंपनी भी लॉस में तो है ही।
और यहाँ पे आप देखें तो निवेश लगातार कम हो रहा है, जहाँ पे सितंबर 2021 में एफआई का निवेश 1.90% के आसपास था, वो सितंबर 2022 में गिर के 0.14% हो गया है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी कम हो गया निवेश। इसके अलावा अगर आप देखें डीआई की होल्डिंग तो वो भी काफ़ी कम हुई है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 59.71% के आसपास होल्डिंग थी, वो सितंबर 2022 में 46.34% के आसपास हुई। और जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी, आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 35% के आसपास होल्डिंग थी, वो 50% के आसपास चली गई है। तो स्टॉक रिस्की तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है। 3.33% की होल्डिंग प्रमोटर के पास शेयर है। लेकिन जिस तरह से एनसीएलटी ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी है, यह एक तरह से इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाए तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस लेवल पे वैसे भी स्टॉक 1.30 के आसपास काफ़ी समय से मजबूत है, तो यहाँ से एक रैली बनेगी तो ये 1.60 तक भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का जरिया बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक से दूर रहे। रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है, निवेश डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं हम टीटीएमएल की तरफ। टाटा ग्रुप का ये पेनी स्टॉक जिसने लोगों को मालामाल किया था कोविड काल में, ₹1 का स्टॉक 300 तक चला गया था, लेकिन अभी फिलहाल ये 100 से नीचे। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए? फिलहाल 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.051% की तेजी है, मामूली सी तेजी है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक आज इंट्राडे में 100 को फिर से टच किया। ये अच्छी बात है, क्योंकि एक बार ये 100 के ऊपर फिर से ट्रेड करना शुरू होगा तो इसमें नई खरीदारी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर ये 2 डिजिट में रहा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 1.59% की तेजी है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 15% स्टॉक गिर चुका है। और अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो इसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और 5 डेज़ के हिसाब से 0.70% की गिरावट है। कुल मिला के स्टॉक में काफ़ी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है। कंपनी क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और स्मार्ट इंटरनेट सर्विस में कंपनी लीडर है। बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनके क्लाइंट्स हैं, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो या फिर होटल्स हो या फिर कॉलेज हो, सब जगह पे इनकी सर्विस फिलहाल बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सेफ और सिक्योर सर्विस है। और अब एक और नया आयाम जुड़ने वाला है, यानी टीटीएमएल ने क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस शुरू किया व्हाट्सएप बिजनेस के साथ में। यानी व्हाट्सएप बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अब क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस भी शुरू होगी। यानी एक तरह से देखें तो एक नई शुरुआत होने वाली, बिजनेस में और नए आयाम जुड़ने वाले। तो लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है उस हिसाब से बिजनेस आगे जरूर बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। कंपनी वाकई में मजबूत है और इस गिरावट में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। अगर आप रिजल्ट देखेंगे इस बार तो काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है रिजल्ट। रेवेन्यू अगर देखें तो 279.04 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और नेट इनकम फिलहाल -292 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 104% रहा है माइनस में, लेकिन उसमें भी 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। तो भले ही कंपनी फिलहाल लॉस में हो, लेकिन लॉस में कमी आ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल पटरी पे है कंपनी। जो सबसे बड़ी बात अच्छी है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, एक तरह से पूरी अपर लिमिट के आसपास। 75% की अपर लिमिट होती है, 74.36% के शेयर प्रमोटर के पास है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। ऊपर से म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दी है, जहाँ पे देखो मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की कोई निवेश नहीं था, लेकिन क्वार्टर 1 में उन्होंने 0.05% की होल्डिंग ली थी, जो क्वार्टर 2 में बढ़ा के 0.05% कर लिया। यानी म्यूचुअल फंड लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में मात्र 1.59% के आसपास थी, जून में जरूर उन्होंने 2.34% की थी, फिलहाल 2.32% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे एफआई की भी है। और यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 21.45% के शेयर है और अदर्स के पास 1.82% के शेयर है। काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने यहाँ पे 782 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 635 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 511 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 368 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 208 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ने बहुत ही ज़बरदस्त निवेश किया और वो तो काफ़ी जानकार है बाजार के, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अगर निवेश कर रहे हैं यहाँ पे टीटीएमएल में, तो आप समझ सकते हो स्टॉक की प्राइस जरूर बढ़ेगी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म करने के निवेश करें, यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल वेट करें, इसकी जो एक बार ये स्टॉक 100 के ऊपर ट्रेड करने लगे तभी निवेश करें। अगर ये 2 डिजिट में जाता तो फिर इसमें गिरावट की संभावना बनेगी और फिर ये 88 तक भी जा सकता है लो में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।